नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा इच्छा हुआ कि भारत के तिरंगा पर थोड़ा सा आज कोई चर्चा कर लें। कारण तिरंगा एक हृदयगत भावना को भी छूता है। तो सबसे पहले हम आज एक तिरंगा कैसे आया भारत में, कितना इसके विकास के चरणों से गुजरना पड़ा है, इसके बारे में चलते हैं। कोई भी चीज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रख्यापित हुआ है तो उसके पीछे बहुत सारी योगदान हुई है और कितने लोगों की हुई है यह गणना भी मुश्किल है। जैसे अब चलिए भारत का जो ध्वज देखते हैं, इसकी यदि हम बात करें 1857 जब क्रांति हुई थी, यूनियन जैक के रूप में ही झंडा था। हमारे इसी रूप में इसकी पहचान थी। वक्त बदलता गया, हमारे भीतर जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई और भारत में अपने स्तर की एक पहचान बनाने की बात आई, तो वहां एक निर्णायक आधार पर स्वामी विवेकानंद की कुछ शिष्य ने सबसे पहले इसे एक डिजाइन देने का कार्य किया था 1904 में। और 1904 में स्वामी विवेकानंद के शिष्य ने दिया। इसी झंडा को बंगाल विभाजन के समय भारतीयों के द्वारा लहराया गया था। उसमें एक ब्रज होता था और उसकी एक पहचान इस रूप में बनाई गई। चारों कॉर्नर पर 101 दीपक लगे होते थे। कारण दीपक हमारी जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है, ताकि कोई चीज को हम यदि तिरंगा के रूप में कहीं पर किसी को देख रहे हैं तो वहां हमारे एक जीवन में एक उत्तेजना आ जाए, एक चेतना आ जाए और समग्रता के साथ एक रूपता स्थापित करने में योगदान दे। तो उन्होंने 101 दीपक चारों ओर लगाए। 1907 की जब बात आई, इसी को लेकर ध्यान में रखिएगा, इसी को आधार बना करके 1905 में बंगाल विभाजन जब हुई थी तो बंगाल विभाजन में झंडोत्तोलन हुई थी कलकत्ता में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। ये हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किया था। और फूट डालो और शासन करो नीति का यह भारतीय को अलग थलग करने का एक उपाय ढूंढा था। 1907 में मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा बहुत बड़े क्रांति की मां इन्हें कही जाती है। इन्होंने एक डिजाइन तैयार किया था जो 3 रंग का था और 3 रंग के बीच में वंदे मातरम बीच पट्टी पर लिखा था, वंदे मातरम। और ये पेरिस में इन्होंने सबसे पहले झंडा फहराए थे। ये पेरिस में, विदेश की धरती पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फहराए थे। बाद में गांधी जी का जब राजनीति में प्रवेश हुआ है तो गांधी जी को ऐसा लगा कि भारत में एक ऐसा राष्ट्रध्वज हो जो सभी धर्मों को जोड़ दे। इसमें उन्होंने एक नवयुवक थे, पिंगली वेंकैया। 1921 में पिंगली वेंकैया यानी गांधी जी के कहने पर ये तेलंगाना में आज क्षेत्र पड़ेगा इनका घर, पिंगली वेंकैया जी को कहा गया कि आप एक तिरंगा बनाइए। तीनों ने 50 देश का अध्ययन किया, 5 वर्ष तक ये अध्ययन किए हैं क्या होना चाहिए झंडा, कोई विवाद नहीं हो, सबको सर्वमान्य हो। इन्होंने 2 रंग लाया था। एक रंग लाया, एक भगवा था जो कहा कि ये हिंदू का रंग है, और एक हरा ले आया, कहा कि ये मुसलमान का रंग है। भारत में 2 महत्वपूर्ण रंग है।
गांधी जी के सामने लाया गया। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसमें से एक और धर्म भारत में है, तो ऐसा करो सभी धर्मों के सूचक के रूप में ये हिंदू और मुसलमान तो रंग आप बना दिया, लेकिन और एक धर्म के रूप में उन्होंने क्या किया, एक आपको कहा कि सफेद रंग लगा दो, ये सफेद पट्टी कर। दूसरा बात, गांधी जी शांति सच्चाई की बात करने वाली थी। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, ये श्वेत रंग सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और शांति के प्रतीक के रूप में इसको ला दिया गया। यह बात स्वीकृति हो गई। और 1921 में यह जब झंडा लाया गया, तब पिंगली वेंकैया साहब, यहां देखिएगा, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ये आज की डेट में, पहले आंध्र प्रदेश, अब कहेंगे उसको तेलंगाना क्षेत्र में थे। समय बढ़ती चली गई। 1931 में, अब इसे 1931 में वक्त आ गया, तो इसमें 3 रंग दिया गया और बीच में वंदे मातरम को हटाकर चरखा लगा दिया गया। उसकी गांधी जी इस बात को देखे थे, स्वदेशी कार्यक्रम चलाना है, स्वदेशी हमारी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है, स्वदेशी हमारी व्यवस्था पर भी एक समानता के साथ ला सकता है, और वस्त्र हर धर्म के लोगों को चाहिए। और ये स्वयं इंसान जब वस्त्र को स्वयं सूत काटेगा, अपना वस्त्र पहनेगा, गांधी जी भी कहा करते थे उतना जितना हम कपड़ा पहनते उतना वस्त्र काटना चाहिए। तो उन्होंने चरखा हर घर तक पहुंचाने की बात की। तो चरखा को, जैसे 3 रंग है ना, बीच में ये चरखा को लगा दिया। 1931 में भारत का तिरंगा इस रूप में आ गया। जब 47 की बात आई, तो 47 में जब देश हमारी आजादी की ओर बढ़ रही थी, हमारी 46 में ही संविधान सभा काम करना शुरुआत कर दिया था। तो संविधान सभा को कहा गया, अब बताओ कि क्या अब मैं जो संविधान बना रहा हूं, एक राष्ट्रध्वज तो होनी चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी गठन हुई है और वो अब झंडा की फाइनल रूप देंगे। उसमें जो निर्णय लिया गया, जो आपके वर्तमान तिरंगा है, 22 जुलाई 1947 को भारत की राष्ट्रध्वज को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय राष्ट्रध्वज स्वीकार कर लिया गया और यह तिरंगा है। एक बार मैं आपको इस सिलसिला में एक बार बोल दूं, 1857 में मेरा यूनियन जैक जैसी झंडा थी, ब्रिटिश सरकार की उसमें की झंडा थी। 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या ने झंडे का रूप दिया, जिसमें 101 दीपक था चारों ओर पट्टी की, बीच में ब्रज था। 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस में झंडोत्तोलन किए थे और इसमें ये 3 कलर थी, लेकिन बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। 1931 में 3 कलर दिया गया, लेकिन बीच में चरखा लगा दिया गया। 1947 में, यानी 22 जुलाई 1947, आजादी से कुछ ठीक पहले, भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकार कर लिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमेटी ने इसे स्वीकार किया। इस बात को अब हमें हटाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम चलते हैं। यहां पर एक चीज यह देखने वाली बात थी, यह जो हमारा राष्ट्रध्वज आया, फहराया, यह हमारी एक पहचान बनी। तो 22 जुलाई 1947 को यह जो राष्ट्रध्वज आप स्वीकार किए हैं, इसको ऐसे देखिए, यह 3:2 में बटा होता है।
यह रंग केसरिया, ऊपर में केसरिया रंग है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है। अब इसके पीछे अर्थ यह दे जा रहा है, केसरिया त्याग का प्रतीक है, ये कुर्बानी का है। आप इसकी मर्यादा की रक्षा करिए, कारण बहुत सारी कुर्बानी देने वाले व्यक्ति के बाद ही बाद मैंने यह हिंदुस्तान की संविधान का राष्ट्रध्वज बनाया, भारत का राष्ट्रध्वज बनाया, जिसमें त्याग हो, बलिदान देने की भावना हो, यह केसरिया। और यह रंग भारत में बहुत ही पौराणिक है। हमारे ऋषि मुनि भी इस वस्त्र को पहना करते थे। दूसरा बात, यदि राष्ट्रध्वज के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले केसरिया रंग शिवाजी के झंडा में था। सफेद शांति और सच्चाई की प्रतीक है। संविधान सभा ने जो स्वीकार किया, इसमें ऐसा था कि यहां पर एक पट्टी लगा दी गई जो ब्लू कलर की है, नीले कलर की, और इसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 इसके भीतर स्पोक्स है। एक महीने में 2 नक्षत्र की बात किया गया। 15 दिन का एक पक्ष होता है, फिर 15 दिन का एक पक्ष होता है, यानी कृष्ण पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष। 30 दिन, 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो 24 तीलियां हैं। ये स्पॉक्स जितने हैं, ये 24 तीलियां। हरा रंग जो हमारा है, ये हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का प्रतीक है कि इस वसुंधरी को कैसे हरा भरा रखा जा सकता है। यदि पृथ्वी हरा भरा है तो यहां जीवन भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के तिरंगा को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया, ताकि भारत का सर्वश्रेष्ठ है, प्रासंगिक है, और यह हर एक व्यक्ति के हाथों में यदि झंडा आ जाए तो कहता है आगे बढ़ो, पीछे मत बढ़ो। भारत का तिरंगा जहां है वह हमारा भारत का राज्य क्षेत्र है। इस ग्लोब के भीतर बहुत सारे देश हैं, हर देश की सीमा की पहचान उसके राष्ट्रध्वज से होती है। तो भारत की पहचान भी इस प्रकार से हुई। अब देखिए, इस ध्वज को अब आगे बढ़ाने के लिए ये देखा जाए, 14 नवंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नवीन जिंदल के प्रकरण में कि अब प्रत्येक भारतीय नागरिक राष्ट्रध्वज फहरा सकता है अपने अपने घर पर भी। यह एक वाक अभिव्यक्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को अधिकार है कि भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें राष्ट्रध्वज भी फहराने का अधिकार है। यह आर्टिकल 19(1) के तहत है। 2002 में ध्वज संहिता बनाई गई, उसमें भारत की सरकार वाजपेयी जी की आ गई थी और ध्वज संहिता बनाई गई। 14 नवंबर 2008 को चांद पर, पहली बार चांद पर यह झंडोत्तोलन हुआ था। लेकिन इससे पहले चले, स्वाडन लीडर राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में इस झंडा को लेकर चले गए थे और 2 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए थे। जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात किए, कहता कैसा लग रहा है भारत। उन्होंने कहा कि मैडम, ये तो काफी ब्लू रूप में दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद देखिए, जहां भी हम जाते हैं, किसी मिशन में हमारी सेना भी जाती है तो उसके साथ राष्ट्रध्वज होता है। राष्ट्रध्वज जहां है वहां पूरी भारत की व्यवस्था भी है, भारत का सामर्थ्य भी है, ये हमारी पहचान है। ये मेरी शानवान आन का भी प्रतीक है। ये 3 रंग इस रूप में इंडिकेट किए। इसके साथ मैं एक बात थोड़ा सा और चर्चा कर लूं। चंद्रयान 2 भी गया तो भारत का तिरंगा साथ था, लेकिन वो पूर्ण सफल नहीं हुआ। वैज्ञानिक अभी भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या हुआ, उसकी परिणाम को जानकारी के लिए राष्ट्रगान के बारे में अब चलिए।
क्योंकि जहां राष्ट्रध्वज है तो वहां राष्ट्रगान की बात है। जब ध्वज फहराते हैं तो राष्ट्रध्वज भी, राष्ट्रगान भी आता है। लेकिन एक थोड़ा सा और राष्ट्रध्वज के बारे में देखिए। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को यह स्वीकार किया गया। इसी को हम आजाद भारत में झंडा फहरा रहे हैं। जुलाई 1947 को यह राष्ट्रध्वज फहराए तो हम इसको झंडा तोरण कर रहे हैं। तो अब सवाल उठा, यह झंडोत्तोलन विभिन्न स्थानों पर फहराया गया, लेकिन एक झंडा तोलन का भारत के लोगों में जानकारी थोड़ी कम रही है। 30 दिसंबर 1943, 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार में झंडोत्तोलन किए थे। अंडमान और निकोबार, आजाद हिंद फौज की सेना ने सबसे पहले इन क्षेत्रों को कब्जा में किया था। तो झंडोत्तोलन सुभाष चंद्र बोस द्वारा फहराया गया। लेकिन इस तिथि को भारत के इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं रहा, क्योंकि अंडमान निकोबार तक सभी आदमी वहां जा नहीं पाते। आज भी जिस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, वह आज भी उसकी स्मृति के रूप में गवाह है, लेकिन इसको भारत के इतिहास में स्थान नहीं मिला। भारत के एनसीईआरटी में भी वह स्थान नहीं मिला। सुभाष लापता हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, ये सब भी अधूरा रह गया। लेकिन भारत का झंडा 22 जुलाई 47 को जो संविधान सभा ने स्वीकार किया, यह 3 कलर में, ऊपर केसरिया, नीचे सफेद, बीच में सफेद और नीचे हरा। कभी झंडा उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा झंडा पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जब हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यरत इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो राष्ट्रध्वज को धुका दी जाती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी जब दुनिया को छोड़ देते हैं तो राष्ट्रध्वज को धुका दी जाती है। अब मैं राष्ट्रध्वज के बारे में ही चलूं कि ये फहराने का सिलसिला है, थोड़ा और चले, उसके बाद मैं राष्ट्रगान पर चलूंगा। अब हमें इसको हटाना होगा। अब इसको ऐसे आप देखिए, भारत की संसद भवन के छत पर, संसद भवन के छत पर 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रध्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। अब यहां देखिए, भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई, तो 14 अगस्त की अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद वो 15 अगस्त के टिट बाजा था। तो 12 बजे रात्रि में पंडित नेहरू को कहा गया कि आप संसद भवन के छत पर झंडोत्तोलन करेंगे, कारण उसी छत के नीचे मेरी संविधान बन रही थी, संसद भवन के छत के नीचे। तो नेहरू जी को राष्ट्रध्वज प्रदान करने के लिए सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थी, उनको कहा गया कि आप 12 बजे रात्रि में वहां जाकर पंडित नेहरू को आप राष्ट्रध्वज भारतीय महिला की ओर से प्रदान करेंगे। लेकिन सरोजिनी नायडू उपस्थित नहीं हो पाई। तो दूसरी महिला सदस्य संविधान सभा की हंसा मेहता थी, और हंसा मेहता ने सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में राष्ट्रध्वज, हंसा मेहता सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में राष्ट्रध्वज प्रदान किया भारतीय महिला की ओर से। 14 अगस्त 1947 के अर्धरात्रि में भारतीय महिला की ओर से जो हंसा मेहता द्वारा राष्ट्रध्वज प्रदान किया गया, आज वो झंडा संसद भवन के छत पर हमेशा फहराया जाता है। पुरानी होती, कटती, फटती, नया आ जाता है। भारतीय आरबीआई ने
पुरानी 50 रुपए की नोट पर आप गौर से देखिएगा, वही हमारा राष्ट्रध्वज है। उस दिन 7 तोपों की सलामी देते हुए ये दुनिया को आवाज दिया कि अब मैं आजाद हो चुका हूं। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद, इससे राष्ट्रध्वज जब तक है, राष्ट्र जीवन मेरा सुरक्षित है। इससे सबका जीवन एक स्वाधीनता के साथ है। अब यहां देखिए हंसा मेहता। अब थोड़ा सा आपको यहां भी देखना होगा कि यह तो राष्ट्र ध्वज हमारा आया, दिल्ली के लाल किला पर राष्ट्रध्वज फहराने की बात आई। लाल किला पर जो राष्ट्रध्वज फहराने की बात आया, तो वह प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के दिन। इस स्वतंत्रता के दिवस में भारत के प्रधानमंत्री में पहला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार अभी तक फहरा चुके हैं। प्रत्येक 15 अगस्त को फहराए। प्रत्येक प्रधानमंत्री जो होते हैं तत्कालिक, वह फहराते हैं। दूसरा स्थान इंदिरा गांधी को 16 बार आए। 31 सितंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। नहीं तो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन के क्रम में। तीसरा देखा जाए तो क्रम बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 10 बार झंडोत्तोलन करने का मौका मिल चुका है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी इनको 6 बार। पीवी नरसिंह राव 5 बार। राजीव गांधी को 5 बार। लाल बहादुर शास्त्री जी को 2 बार। मोरारजी देसाई को भी 2 बार। विश्वनाथ प्रताप सिंह को 1 बार। HD देवेगौड़ा इनको भी 1 बार। इंद्र कुमार गुजराल इनको 1 बार। चौधरी चरण सिंह इनको भी 1 बार। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब तक ये 6 बार फहरा चुके हैं। 2020 15 अगस्त में 7वां बार होगा, 7वां बार झंडा फहराएंगे। तो 2 टर्म के लिए आए हैं 10 बार, तो इनकी श्योर है। आगे जनता की जनादेश पर निर्भर करेगा। एकमात्र प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी झंडोत्तोलन नहीं कर पाए, उनको मौका नहीं मिल पाया। वो झंडोत्तोलन नहीं कर पाए, लेकिन सबको थोड़ा बहुत ऐसा मौका मिला कि लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन। यह एक ऐतिहासिक भाषण के साथ पूरा होता है, फिर राष्ट्रगान होता है। तो मैं अब थोड़ा सा राष्ट्रगान पर चर्चा कर लेता हूं। अब यहां देखिए, इसको मैं हटाएंगे। सबसे ज्यादा लाल किला के प्राचीर पर झंडोत्तोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार। यानी वाजपेयी जी का बराबरी में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब आ चुके हैं, लेकिन ये मनमोहन सिंह के बराबरी तक में जाएंगे ही। 2 कार्यकाल के निर्वाचित हो चुके हैं। पीवी नरसिंह राव 5 बार, राजीव गांधी 5 बार, लाल बहादुर शास्त्री 2 बार, मोरारजी देसाई 2 बार,
विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बार, एच.डी. देवेगौड़ा एक बार, इंद्र कुमार गुजराल एक बार, चौधरी चरण सिंह एक बार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 6 बार अब तक हो चुका है। इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री को झंडोत्तोलन करने का मौका मिला है। अब है कि एक चीज अब यहां पर देखिए कि लाल किला पर में ही भारत के प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन क्यों करते हैं। लाल किला की प्राचीर पर झंडोत्तोलन इसलिए किए जाते हैं कि यह चीज आपको आजाद हिंद फौज की सेना का स्वप्न था, दिल्ली चलो और भारत का राष्ट्रध्वज हम दिल्ली के लाल किले पर फहराएं। अंग्रेज को खात्मा करना, हटाना है और भारत की तिरंगा को स्थापित करना है तो हमारे लाल किला पर करेंगे। मुगल वंश का अंतिम शासन वहीं से खत्म हुआ है, तो वहां से हम फिर भारत के शासन को शुरुआत करेंगे। जय हिंद, दिल्ली चलो, ये 2 शब्द भारत में काफी चर्चा में रहा। आजाद हिंद फौज की सेना जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता हो जाने के बाद आजाद हिंद फौज की सेना की रसद की आपूर्ति कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में यह इस सेना को ब्रिटिश सरकार ने हिरासत में ले लिया और उसी लाल किला के अंदर रखा, मुकदमा चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर शप्रू ने वो दलील देने के लिए भी वहां पहुंचे। यह चीज जो आया, ये लाल किला को चयन किया गया आजाद हिंद फौज के सपनों को साकार करने हैं। अब देखिए राष्ट्रगान की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रगान आप जानते होंगे, यह हमारा जन गण मन है। इसको हम 52 सेकंड में गाते हैं। इसके रचनाकार जो होते हैं, इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की। दिसंबर 1911 के कांग्रेस सम्मेलन में सबसे पहले इस राष्ट्रगान को गाया गया था। ये बंगाली भाषा में था, ये 5 पद में था। हालांकि यह गान जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था, इस पर काफी विवाद उठा था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 47 को जब राष्ट्रध्वज स्वीकार कर लिया तो राष्ट्रगान की खोज की बात हुई, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को रचना को स्वीकार कर लिया गया, कहा कि यही एक बेहतर उपयुक्त है। जबकि राष्ट्रगान सबसे अच्छा जो संविधान सभा के बीच में चर्चा का मुद्दा बना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन इस गान को उचित ना मान करके राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया, क्योंकि उसके पीछे हमारे देश के कुछ संविधान सभा के सदस्यों का जो दलील था, इसके रचनाकार जो हैं उनमें राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा हो गया, जबकि बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे। लेकिन जो कुछ भी है, अब उस राजनीति की ओर ना जाए, लेकिन जनगण मन हमारा राष्ट्र गीत है। अब है कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं ही किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और ये रचना ऐसी रही कि बंगाल विभाजन जब शुरुआत हुआ था तो अमार सोनार बंगला गाना गा करके बांग्लादेश की राष्ट्रगान बना, और बंगाल विभाजन जब खत्म हो गई और विभाजन को खत्म करके एकीकृत बंगाल किया गया, तो दिल्ली दरबार में के समय में यह गान गाई गई थी, तो इसको स्वीकार कर लिया गया। अब सीधा बात देखिए, जनगण मन पर सिंध शब्द पर भी काफी सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन सिंध का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो अब जो भी हम भारतीय हैं, सीधा सीधा बात यह कहना चाहेंगे कि यह राष्ट्र की तनिमन्यता का सवाल है, इस पर कोई विवाद नहीं हो, और जहां भी हम रहें राष्ट्रगान को गाना चाहिए। राष्ट्रगान 52 सेकंड राष्ट्र के नाम होना चाहिए। कर्नाटक के 5 गांव में ये राष्ट्रगान प्रतिदिन सुबह में होता है। एक बहुत बड़ी संचार है, इस संचार के साथ गाना चाहिए। राष्ट्र ध्वज हमारा कर्नाटक में ही इसे खादी कपड़े पर बनाने की बात थी, लेकिन अब उसे कागज पर ही बनाया जाता है।